बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। माह मुबारक है और जुम्मे का आज दिन है। आप सब लोगों को रमज़ान भी मुबारक, जुम्मे का दिन मुबारक। डबल बरकत हो जाती है आज के दिन की इस पाक महीने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि भी नमाज जुमा का एहतमाम करें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलते हैं। जी, आज की खबरें क्या हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी, महंगाई के मारों को एक और झटका। ₹1 अरब के फंड्स फौरी दरकार, फंड्स की किल्लत, बंद रोड कॉरिडोर की तामीर लटक गई। पंजाब हुकूमत ने खुद मुख्तार होने की ठान ली, पंजाब ग्रिड कंपनी के कयाम पर बाकायदा वर्किंग का आगाज। और नवीं जमात के इम्तिहान में नकल माफिया किस तरह से सरगर्म है, आपको ये भी बताएंगे। नहीं जी, ये हैं आज की खबरें। डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। अली रामे और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आएंगे। अब तो ये होगा और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। पूरी गर्मियां आप हर 2 महीने बाद, हर 1 महीने बाद ये सुनते रहेंगे, फलां मद में बिजली की कीमत में इजाफा। ₹2.75 फी हुई है। ये कहने को जो ₹2 हैं ये आवाम की जेब पर किस तरह से असरअंदाज होंगे। अली, सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम का आगाज़ बड़ा अच्छा किया। आपने कहा गुड मॉर्निंग, हाँ। साथ आपने कहा जुमा मुबारक है और साथ आपने ये खबर पढ़ दी। ये मेरा कसूर नहीं है, मैंने कहा इसके लिए साथ ही आपने ये खबर पढ़ दी। ये तो अब रूटीन की बातें, अब ये रहनी। मैं वो सोचने में लगा, मैं कि ये कैसा गुड मॉर्निंग का प्रोग्राम है। अच्छा, मुझे लगता है ये चीजें ना उम्मीद भी आपको दिलाती रहती है, थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहते हैं, वरना हमारे पास तो यही कुछ रह गया। और समाही की जो एडजस्टमेंट, मैं तो आपने जब ये खबर पढ़ी ना, मैं परेशान, मैंने कहा ये कब हुआ है। आगाज अच्छा हो कि ये क्या कह दिया। मतलब अब बिजली के बिलों के ऊपर हर बंदा परेशान इस वक्त इसलिए भी है क्योंकि सर्दियों में उनको बिजली का डबल बिल। बिलों पे भी सब परेशान हैं। मैं गैस इस्तेमाल नहीं करता, मैं बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बिजली के ऊपर मुझे टेंशन है क्योंकि पिछले साल मैंने डबल बिल जो है वो बिजली के पे किए और इस साल यकीनन परेशानी है क्योंकि अब जो बिजली के बिल आएंगे उसमें एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा की जा रही है। अब इन्होंने ओवर बिलिंग भी लेस्को की तरफ से बहुत ज़्यादा की जा रही है। अब तो इंकशाफ ये भी हुआ है और उस पर हमें एक हौसला ये मिला कि अब निगरान वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, वो अब इनके ऊपर FIA को उन्होंने लगा दिया कि ओवर बिलिंग के ऊपर जो है वो चेक किया जाए, इसकी मॉनिटरिंग की जाए। तो खैर अब देखना है कि ओवर बिलिंग के ऊपर क्या उनकी रिपोर्ट्स आती हैं। ओवर बिलिंग लेस्को ने बहुत ज़्यादा की है, इसमें कोई शक नहीं। आप सिपरा से पूछना आप, हाँ, वो आपको बताएगा कि ओवर बिलिंग कितनी की जाती है। एक तो लोगों को चूना वो लगा लेस्को की तरफ से, और दूसरा ये बिजली आए रोज़ जो महंगी करके लोगों से इजाफी पैसे वसूल कर रहे हैं बिजली के नाम के ऊपर। अब ना क्या कहा जा सकता है इनको। सोलर पे मुंतकिल होना ही जो है ना, सोलर पे कैसे मुंतकिल आप हो जाएंगे। अब जाहिर आपने कल खबर पढ़ी कि शाहिद सिपरा की कल उसने खबर दी थी, वफाक का जो एक प्रोजेक्ट था आपने सोलर पे मुंतकिल करना है, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट की जाएगी। बिल्कुल, वो भी नाकाम गया आपका। हाँ, बिल्कुल। तो सोलर पे आपको कैसे मुंतकिल कर देंगे। हाँ, सोलर जब गवर्नमेंट सोलर देगी फिर देखना होगा। वो एक आसान शर्त है और वो बार-बार हम आसान शर्त भी है, आसान मनसूबा भी है, और उसमें मनसूबे में कुछ और भी चीज़ें हैं कि वो सोलर आ किसके थ्रू रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन चले, ये गवर्नमेंट कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट कर सकती है, उनके लिए मुश्किल नहीं है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। इरफान, अना देखिए, सबसे पहले अगर इस ₹2.75 की बात करें तो ये आवाम के ऊपर 85 अरब रुपया जो है उसका इजाफी बोझ होगा। और ये 85 अरब रुपया जो है आपने देना है, मैंने देना है, लेकिन उन बिजली चोरों ने नहीं देना जो बड़ी बड़ी मिलों के ऊपर, फर्नेस के ऊपर जो है काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं देंगे। वो इससे शायद इस्तिस्ना होंगे क्योंकि ये सारा बोझ जो है वो आवाम के ऊपर आएगा। जो गरीब आवाम है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, बिल भी हम देंगे, बिल्कुल वही बर्दाश्त करेंगे। और इसका सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आपके जो IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं, उसके बाद आप ये ना सोचिएगा कि कभी आपके डॉलर नीचे आएगा, कभी आपकी गैस नीचे आएगी, कभी पेट्रोल नीचे आएगा, कभी बिजली नीचे आएगी। यानी ये चीज़ें मज़ीद जो अगले 2 साल तक, शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इस वक्त, उनकी जानिब से तो ये बरमला इजहार किया गया था कि 2 साल जो हैं वो आपके लिए मुश्किल हैं। तो वो 2 साल का पीरियड जो है ये वो इसी को कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि आपने IMF के जो उसके ऊपर जाना है शराइत के ऊपर, उसके बाद ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ
हर चीज़ जो है वो महंगी होगी। जब बिजली महंगी होगी तो आपको पता चलेगा कि आटा चक्की वाले ने जो चक्की पीसता है, आटा पीसता है, उसने भी अपने रेट जो है वो बढ़ा देनी है। और हर चीज़ जो है, जैसे फ्यूल के रेट बढ़ाने के लिए मैं कल एक समरी देख रहा था, वो पता नहीं अब सोशल मीडिया पे चल रही थी, वो जाली थी या असली थी, उसके मुताबिक 100 रुपया जो है वो कहा जा रहा था कि शायद पेट्रोल की कीमत, लेकिन ये पॉसिबल नहीं लग रहा था कि 100 रुपया को बढ़ाया जाएगा। लेकिन कोई अच्छे की उम्मीद अभी नहीं किसी को रखनी चाहिए कि हालात को बेहतर होंगे। तो इसके लिए यही किया जा सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी को जितना सादा रख सके उतना सादा रखेंगे तो बचत होगी। अच्छा, ये सजेशन आपकी अच्छी है, लेकिन अब जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं ना, गैस आपने हर रोज़ इस्तेमाल करनी है, बिजली आप जितना मर्जी कम कर लेंगे, जहां आपने बैठना वहां का लाइट पंखा तो आपको यही बात कल मैं हम देखें, हम लोग मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास में चले जाते हैं। हम लोग, हमारे इश्यूज ही ये हैं कि हमारे बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे गैस के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। कल मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, वो भी जर्नलिस्ट ही है, तो उससे हम बात कर रहे थे कि हम अगर घर के अंदर जो मैनेजमेंट कर लें इन चीज़ों के ऊपर, तो वो मुझे बता रहा था कि मैंने अपने बिल के अंदर 50% जो है वो कट लगाया है। वो कट किस तरह लगा कि आप अगर गैस चल रही है जो पहले चलती रहती थी, आप उसको जब खाना पकाए उसके बाद बंद कर दें, गैस की लीकेज को रोके, बिजली जहाँ पे आप बैठे हैं उसको इस्तेमाल करें, बाकी जो एक्स्ट्रा बिजली चल रही है, एक्स्ट्रा पंखे चल रहे हैं, उनको रोकें। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो हमारे को हालात को बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। अगर हुकूमत पे हम रहे कि जैसे अभी रामे बता रहा था कि सोलर के ऊपर नया स्कैंडल आ रहा है, सोलर की चीज़ें जो हैं उसके ऊपर नहीं जा सकते, तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी को जितना आसान और सादा करेंगे उतने हम ये इन चीज़ों से बचेंगे। अदरवाइज़ गवर्नमेंट से हम कोई भी उम्मीद ना रखें कि हमें इस तरफ से कोई रिलीफ मिलेगा, बल्कि इस तरफ से मजीद हम पे बोझ ही पड़ेगा। नहीं, अब ये तो इजाफा कर दिया गया, आने वाले 1-2 महीनों में अगर कहा जाता है कि जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वो डेफिनेटली होगी। आप ये बात अपने जहन में रखें, मलिक साहब ने कहा ना कि जब आप IMF के पास जाते हैं तो आप ये बात जहन में रखें कि आपको कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी। आप IMF से अपना पैकेज ही इस मद में लेते हैं जब वो ये कहता है कि ये हमारी कंडीशंस हैं, ये हमारी कंडीशंस हैं, इस कंडीशंस के मुताबिक आप हमें हमारे पैसे वापस कैसे देंगे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि बिल्कुल हमारी आवाम हमारे साथ है, हम उनके ऊपर थोड़ा सा बोझ और डालेंगे पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में और दीगर अखराजात की मद में, वो हम उनसे निकाल के हम आपके अकाउंट में रख देंगे। तो ये हमारा प्लान, वो प्लान बेसिकली आम आदमी को, गरीब आदमी को मारने का प्लान बनाते हैं। सही बात है। मतलब आज एक आम आदमी कहता है मेरी बिजली कितनी मैंने इस्तेमाल की है वो देखे और बाकी टैक्स देखे। सही बात है ना, वो यही कहता है कि बिजली, अब मेरा एक कमरे का अपार्टमेंट है ना, सिंपल सी बात है कि मैं उसका एक पंखा अगर चलता है या 2 लाइटें चलती हैं तो उसका बिल 25,000 रुपये आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल ना, तो ओवर बिलिंग है ना, असल मसला इनका एक ओवर बिलिंग का भी है। और ओवर बिलिंग आप बिल ठीक कराते कराते आपकी और जो बिजली चोर है उनको पकड़ना नहीं है, आपने बिजली चोरों को आपने छोड़ा। और सबसे बड़ा एक अहम मसला ये कि ये आपको चीखें पंजाब में नजर आती हैं, बाकी किसी सूबे में नजर आती हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल, क्योंकि पंजाब बिजली का बिल, सारे बिजली के अखराजात ये पे करता है, पंजाबी भी बिल देता, बाकी तो बिल नहीं देते इतने। कराची में थोड़ी सी बिजली महंगी होती, कराची के लोग बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और कराची में उनकी जो कंपनी है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो आए रोज रोती है कि हमारे जो बिल जो है वो नहीं वसूली कर पा रहे। अब इसका एक आसान हल यही है, हमने वाइंड अप की तरफ जाना है, अपने चीजों को आप जो है ना दोबारा से प्लान करें, जितना कम इस्तेमाल बिजली और गैस का जरूरत की चीजें हैं रोजाना इस्तेमाल करनी है, लेकिन प्लानिंग करके करें। बिल को हुकूमत की तरफ बिल्कुल ना देखें, हुकूमत की तरफ बिल्कुल ना देखें, अपनी मैनेजमेंट आप खुद अपनाएं, एनर्जी सेव इस्तेमाल करें, आप अपनी बिजली खुद अपना। एक और चीज़ भी है, एक सजेशन है, लोग इसके ऊपर जाना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर देखें, हम अभी भी 220 के ऊपर, कोई भी हमारा होम अप्लायंस है तो वो 220 kV के ऊपर चल रहा है। तो सारी दुनिया जो है इसको लो वोल्टेज के ऊपर लेके आ रही है। हम अगर LEDs देखें तो जो AC, अगर AC की बात करें तो एक विंडो AC जो था पहले, विंडो AC अच्छी खासी बिजली जो है वो उसके ऊपर इस्तेमाल करता था। उसके बाद दूसरे आने शुरू हुए, AC आने शुरू हुए, स्प्लिट आने शुरू हुए, उसके बाद इन्वर्टर आने शुरू हुए। इसी तरह हर चीज़ जो है वो 12 वोल्टेज के अंदर वो भी चीज़ें चली गई हैं। लाइट जो है उसको 12 वोल्टेज के ऊपर कन्वर्ट करें, पंखे जो हैं वो अपने होम अप्लायंस दीगर भी, उसमें ग्राइंडर भी हैं, उसमें आपकी पानी वाली मोटर भी है, आपका हर रोज चल रहा होता है, कपड़े धोने वाली मशीन जो है, इसको आप मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, घरों के बिजली के इस्तेमाल को मैनेज करें, गैस के इस्तेमाल को मैनेज करें,
फिर कोई बचत होती हुए नजर आती है। अदरवाइज कोई चीज़ जो है हुकूमत की तरफ से ना आपको कोई चीज़ सस्ती होगी, क्योंकि आपको वो याद होगा चौधरी सरवर जब गवर्नर पंजाब थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और उस वक्त ये लोग IMF में गए थे, तो उस वक्त गवर्नर सरवर की तरफ से ये कहा गया था कि IMF ने हमारा सब कुछ रखवा लिया है, हम उनकी तरफ चले गए हैं और उसके बाद हमने ये जुल्म किया कि हमने जो उनके साथ मुआहदे किए वो तोड़े और उसके बाद मजीद मुल्क के ऊपर सख्तियाँ आई। तो वो सख्तियों का हमें हमें अब भुगतना पड़ेगा और ये अगले 2 साल वाकई बहुत टफ है एक आम आदमी के लिए। देखें, जो एलीट क्लास है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो झुग्गियों में रह रहे हैं उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना उसने लाइट इस्तेमाल करनी है ना उसने गैस इस्तेमाल करनी है। असल इशू है आपका, मेरा, मिडिल क्लास का, लोअर क्लास का, जिन लोगों ने बिल देने हैं, बिल भी देने हैं और उसके बाद पूरा महीना कहाँ से गुजारा करना है कुछ पता नहीं। उनके लिए ये इशू होगा और उसके लिए ये मैनेजमेंट जब तक नहीं करेंगे तो मामला सीधे होते हुए। बाकी ये चीजें महंगी होनी है, इसके लिए मजीद आप तैयार हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर ये है जी कि पंजाब हुकूमत ने खुद मुख्तार होने की ठान ली है। पंजाब ग्रिड कंपनी के कयाम पर बाकायदा वर्किंग शुरू कर दी है। अब मकसद इसका क्या है, आवाम के लिए क्या आसानी होगी? अली, ये काफ़ी देर से ये प्लानिंग चल रही थी कि हम पंजाब के अंदर जो है वो अपनी एक इनकी ग्रिड कंपनी है और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नेपरा के किरदार को कम करके पंजाब का अपना हक जो है वो पंजाब खुद नेपरा का किरदार भी देगा? नहीं। अच्छा, जब ये खुद कंपनी बन जाएगी उसके बाद ये बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर खुद काम करेंगे। ठीक है। और इस पर कई बार बहस हो चुकी है और ये 5-6 सालों से ये प्लानिंग चल रही थी कि पंजाब की अपनी एक ग्रिड कंपनी जो है वो हो, लेकिन उस पर जब ये वफाक में जाते हैं, इसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं ICC की मीटिंग के ऊपर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात लगा दिए जाते थे कि नेपरा चाहता है कि पंजाब खुद मुख्तार ना हो जाए कहीं। अब पंजाब बिजली के ऊपर खुद मुख्तार होना चाहता है कि हम बिजली के बिल इतने ज़्यादा पे करते हैं, हम बिजली के ऊपर रेट भी हमारे ऊपर ज़्यादा बोझ डाला जाता है और बिजली भी हमें पूरी नहीं मिलती, तो उस पर वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है वो हम खुद मुख्तार होंगे और हम खुद से देखेंगे कि बिजली हमने कहाँ तकसीम करनी थी। अब क्योंकि रुकावटें ये थी, वफाक के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर हमारे ऊपर सियासी मामलात भी इस तरह से चलना शुरू हो गए, जो सियासी एक बेयकीनी थी उसकी वजह से काम जो है वो रुक गए। अब मौजूदा हुकूमत ने इसके ऊपर PND बोर्ड को कहा कि आपको इसके ऊपर जो भी फिजिबिलिटी के लिए जो भी फ़ंड चाहिए आप इनको अप्रूव करके दें ताकि ये काम शुरू कर दें। तो इन्होंने निगरान दौर हुकूमत में इन्होंने वर्किंग शुरू जो है वो कर दी थी, तो अब इसके लिए फ़ंड की ज़रूरत थी इनको, वो फ़ंड जो है वो भी अब मौजूदा हुकूमत ने PND बोर्ड ने बाकायदा इनको दे दिए। इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान इसका कोई नहीं है। नुकसान इसमें होगा तो वो नेपरा का होगा, हमारा नहीं। पंजाब का फ़ायदा ये होगा, पंजाब को बिजली जो है वो हो सकता है पूरे वोल्टेज के साथ मिलना शुरू हो जाए और लोड शेडिंग जो है वो कम होगा। और दूसरा जो आपका नेट हाइड्रो प्रॉफिट है ना, वो बहुत ज़्यादा वफाक उस पर पेमेंट नहीं करता पंजाब के ऊपर, और नेट हाइड्रो प्रॉफिट जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। और पंजाब की हमेशा डिमांड है कि हमारा 50 बिलियन का जो नेट हाइड्रो प्रॉफिट है वो हमें वापस किया जाए, जो आप हमें मुख्तलिफ जो भिक्की प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट है या साइवर कोल पावर प्रोजेक्ट है, मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आप बिजली वसूल करते हैं, उसके बदले में वफाक ने नेपरा ने आपको एक टैक्स देना होता है, वो पे नहीं करते, तो उसके बदले में नेट हाइड्रो प्रॉफिट के ऊपर भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा और बिजली के ऊपर भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो लिहाजा इसका फायदा ही है, लेकिन आम आदमी को इसका फायदा जो बिजली के बिल के बाद ये है कि आम आदमी को कोई सारी पैसे की गेम है। आपको याद होगा जब ये 18वीं तरमीम की गई थी कि सूबे जो हैं वो खुद मुख्तार होंगे, तो उसी की एक ये कड़ी है कि पंजाब या बाकी सूबे जो है उनको खुद मुख्तार किया जाए कि वो बिजली के सोर्सेज भी अपने जो है वो उसके ऊपर खुद जनरेट करें, खुद इसके ऊपर वर्किंग करें, खुद डिस्ट्रीब्यूशन करें। इसके लिए पंजाब जो है वो हर दफ़ा कोशिश करता है, लेकिन वफाक क्योंकि सारा पैसा जो है वो आपको पंजाब से सारी कलेक्शन होनी है, आपको टैक्स कलेक्शन और बिजलों के बिल जो हैं वो आपको सारी कलेक्शन जो है वो पंजाब से होनी। अगर पंजाब को आपने खुद मुख्तार कर दिया तो वफाक क्या करेगा, नेपरा क्या करेगा? नेपरा को बलूचिस्तान से बिल तो मिल नहीं रहा, नेपरा को KP से बिल तो मिल नहीं रहा, ये चीजें जो है जब वहां पे उनको ये नजर आएगा कि पंजाब जो एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको एक दफा ही हमने जिबा कर दिया और इसको हमने कहा कि आप अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी बना लो, तो पीछे रह के आ जाएगा। तो इसकी वजह से इसको बनाने दीजिए आता है। लेकिन अब क्योंकि पंजाब की वज़ीर आला जो हैं वो भी इसके ऊपर काफ़ी एक्टिव नज़र आई और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी उनकी जानिब से भी इसके ऊपर काफ़ी प्लान जो है वो ऑलरेडी कर लिया गया था। और आपको याद होगा जब ये गवर्नमेंट आई थी तो इसकी जानिब से कहा गया था कि हम निगरान गवर्नमेंट के जो कोई अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनको कैरी करेंगे। तो ये वो प्रोजेक्ट है जो निगरान गवर्नमेंट का था
कि हम सूबा पंजाब जो है इसको खुद मुख्तार करेंगे बिजली के हवाले से, कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन अपने इंतजामात ये खुद देखेगा और इसके लिए ये कंपनी बनाई जाएगी। तो इसके ऊपर अब गवर्नमेंट ने भी सीरियस नोट के अंदर काम शुरू कर दिया है। अल्लाह करे ये हो जाए। इससे ये भी होगा कि आपके जो एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं, जो फाक के टैक्सेस हैं, वो आपके बिल में नहीं लगेंगे। अगर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इसके अंदर कामयाब हो जाती है तो बिलों में भी आपको रिलीफ मिलेगा। बिजली की प्रॉपर मिकदार जो है वो भी, जो जिसको वोल्टेज कम कहते हैं कि वोल्टेज कम आ रहे हैं, कई दफ़ा लोड शेडिंग आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसके इशू भी कम होंगे। लेकिन ये अभी होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये असल इशू है पैसों का, कि अगर तो पंजाब से पैसे सारे इधर निकल गए, पंजाब ने पैसे ना दिए वफाक को, तो वफाक कहाँ से लेगा? नेपरा का कैसे चलेगा? नेपरा बलोचिस्तान से नहीं चल सकता, नेपरा केपी से नहीं चल सकता, सिंध से नहीं चल सकता, वहाँ पे तो के इलेक्ट्रिक कंपनी अपनी है। खुद मुख्तार होंगे, फायदा इनको जाएगा, आवाम तक तो फायदा नहीं पहुंचा। हम बात कर रहे हैं आवाम के फायदे की, वो कैसे हो सकता है? प्लीज उसके लिए कुछ कर दें, क्योंकि दोबारा पहली खबर की तरफ आना चाहूंगी। ये भारी भरकम बिल जो है आवाम के लिए बहुत, हर घर में डिप्रेशन के मरीज हैं, हर घर में लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, और रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोग अब जिंदगी का गुजारा अपना करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। खबर यह है कि जी अस्पताल के मंसूबे का 3D प्लान और लेआउट हुकूमत को पेश किया गया है। स्कीम रवा माली साल के बजट में पेश की जाएगी। 350 कनाल का अस्पताल 1000 बेड पर मुश्तमिल होगा। पहले फेज में कैंसर केयर अस्पताल का ओपीडी और तशखीसी सेंटर बनाया जाएगा। कितना ज़रूरी है ये, और अगर हुकूमत इस पर संजीदगी से काम करे तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमतों के लिए ऐसी कोई चीज़ मुश्किल होती है। इसके लिए भी मेरा ख्याल है कि हम शुक्रगुजार हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के, कि उन्होंने ये बुनियाद रख दी थी कि कैंसर का हॉस्पिटल जो है वो होना चाहिए, अलहदा से होना चाहिए। तो इसकी बुनियाद पर अब मरीम नवाज शरीफ ने भी फैसला किया कि हॉस्पिटल जो है बना लेना चाहिए। अब मलिक साहब इस पर आ जाए। जी इरफान। हाँ, ये वाकई बड़ा एक वक्त की अहम ज़रूरत है। अभी हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि हम लोगों से जब बात करते हैं तो वो बहुत से लोग हमें ऐसी इश्यूज़ बताते हैं कि उनकी फैमिली में किसी को कैंसर का पेशेंट जो है वो है, उसको ट्रीटमेंट करवाना है। तो लाहौर में अगर हम देखें तो 2-3 हॉस्पिटल हैं, जो हॉस्पिटल है शौकत खानम है, या शौकत खानम को आप लिस्ट से बाहर निकाल दें, क्योंकि वहाँ तो जल्दी किसी का इलाज मुआवजा होता है। एडमिट होना ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और जिस पेशेंट का अगर 30 to 40% से ज़्यादा हो चुका है इशू, तो उसको तो उन्होंने लेना ही नहीं। और एज भी उन्होंने डिफाइन की हुई है कि अगर 20 से 25 साल के नौजवान है तो उसको तो रख लेंगे, लेकिन 30 से 35 का हुआ या 40 का हुआ तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह अगर जहाँ पे जैसे हमारे मुल्क के अंदर हालात हैं, हमारे तो डायग्नोज ही जो लोगों की बीमारियाँ हैं वो 50 के बाद जाके होती हैं, तो उन लोगों को आप केटर ही नहीं करते। तो ये एक बड़ा ज़रूरी था। और इसके ऊपर जब निगरान वज़ीर आला ने कहा कि हम लाहौर में एक इंडिपेंडेंट जो है वो कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे, तो उसके लिए जो मनावा हॉस्पिटल था, जो ऑलरेडी एक बिल्ट इन हॉस्पिटल था, चल रहा था, उस हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कर दिया गया कैंसर हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद मोहतरमा मरीम नवाज जब ये वज़ीर आला पंजाब बनी तो इन्होंने भी इस अहमियत को देखा और समझा कि वाकई ये एक अशद ज़रूरत है। तो उसके बाद जो नया हॉस्पिटल जो जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर दी गई, सारी चीज़ें कर दी गई हैं, अब इसके ऊपर बड़ा स्पीडी काम जो है वो शुरू हो चुका है, और उम्मीद की जा रही है कि ये आइंदा 1 साल या 2 साल के अंदर इसको मुकम्मल कर लिया, क्योंकि 2.5 साल तो इसका जो है वो एस्टिमेटेड टाइम बताया गया है कि 2.5 साल के अंदर ये मुकम्मल होगा। नहीं तो अली मुझे ये बता दें कि क्या बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स की तरह आपको मुफ्त सहूलियात देंगे? देखें, अगर सरकारी हॉस्पिटल तो मुफ्त तो होंगी, इसमें अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में भी अगर आप 25 सिस्टम या महंगा कर देंगे तो वो तो फिर ज्यादती की बात होगी। अब इसका विजन ये है कि इलाज बहुत महंगा है, जो टेस्ट विजन इसका विजन ही यही है कि आम आदमी को कैंसर हॉस्पिटल के जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर उसका मुफ्त इलाज है वो बचे। खैर ये बाकी बातें बात की हैं, पहले इसका इनिशियल स्टेज जो है प्रोजेक्ट की वो इसका है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। आपने 3 फेजेस के अंदर इस प्रोजेक्ट को 2026 तक इसको मुकम्मल करना है। 1000 बेड का हॉस्पिटल है। पहले जो प्लान इन्होंने पेश किया उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि हम 2024 के अंदर हम इनको 50 बेड का एक इनिशियली ओपीडी जो है उनका बना के देंगे।
और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 2025 में हम इसको 250 बेड तक कंस्ट्रक्शन जो है उसकी कंप्लीट करेंगे और 2026 तक अप्रॉक्सीमेटली वो 1000 बेड के ऊपर तक जो है वो चले जाएंगे। तो ये इनिशियली उन्होंने प्लान दिया। अभी इसकी जो लैंड एक्विजिशन के हवाले से कुछ चीज़ें प्रोसेस में है। बाकी ये कि बजट इसका अप्रूव हो चुका है। 36 बिलियन इसकी एक उन्होंने कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट लगाया कि 36 बिलियन के ऊपर ये बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जैसे निगरान वज़ीर आला पंजाब प्रोजेक्ट के पीछे दौड़ते थे ना, मरियम नवाज शरीफ अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसे ही उन्होंने अपनी वर्किंग शुरू की। एक पिछले दौरे हुकूमत में भी हम अस्पताल बनने की अरफा करीम के साथ खबरें सुनते रहे कि 1000 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बन जाएगा आवाम को। मेरे ख्याल से हुकूमतों के लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती इरफान ना, कोई मुश्किल नहीं होता। असल इशू होता है कि आपकी नीयत है कि नहीं, आपकी प्रायोरिटी के अंदर ये चीज़ शामिल है कि नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब से लोग तंग इसलिए थे क्योंकि वो फॉलो अप लेते थे। बिल्कुल, अब उनकी प्रायोरिटी में चीज़ें थी ना कि मैंने यार ये करना है, हमने ये करना है, ये इस अवाम के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी करके जानी है। जब आपकी प्रायोरिटी ये होंगी तो आप काम कर जाएंगे। आप अगर 100 दिन के अंदर 400 दिन के अंदर 100 से ज़ायद जो है हॉस्पिटल रीवैम्प कर सकते हैं, तो आप 5 साल हुकूमत में या 30 साल दौरे इक़्तिदार के अंदर या 20 साल दौरे इक़्तिदार के अंदर तो आप नए हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। जिस हॉस्पिटल की आप बात कर रही हैं अल्फा ग्रीन टावर के पास, इस हॉस्पिटल इसके बारे में सुनने में आ रहा था कि यहाँ पे पहले एक IT सेंटर बनेगा, उस IT सेंटर के बाद यहाँ पे बुज़दार हुकूमत ने कहा कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा। उस्मान बुज़दार की जो हुकूमत गई तो उसके बाद इसके ऊपर दोबारा से IT सेंटर बनाने का प्लानिंग जो है वो अब भी जारी है। और अब तक वो ज़मीन जो है वो वैसी की वैसे बंजर पड़ी हुई है, उसके ऊपर एक ईंट जो है वो काम नहीं हो सका। लेकिन उसके साथ ये हुआ कि उस जगह के ऊपर जो हज़ारों की तादाद में मज़दूर, जो फ्रूट मंडी थी, मज़दूर वहाँ पे मजदूरी करते थे, जो वहाँ से कमा के अपने घरों में लेके जाते थे, आपने उनको उठा दिया। वो 5 साल से दरबदर है, उनके लिए आपने कोई फ्रूट मंडी नहीं बनाई। लेकिन वहाँ से उनको काने में मंडी काम कर रही है, लेकिन जितना हुजम यहाँ पे था उस हिसाब से वहाँ पे सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट ये कर लेते हैं कि ये बहुत जरूरी चीज है, प्लीज सीएम करेंगी। लोग ये कहते हैं कि वो ऑफिसर्स भी कहते हैं कि वो जिस हम रिक्वेस्ट भी ये कर रहे हैं क्योंकि ये चीजें वक्त की अहम जरूरत है। आवाम को रिलीफ देने के लिए भी कुछ कर लें ताकि आवाम को भी सुकून हो सके। बाकी अल्लाह ताला सबको इस चीज से दूर ही रखे। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हेडलाइंस आप जानिए, हम फिर शो में आएंगे। स्टूडियो में खुश आमदीद। माह मुबारक है, जुमे का मुबारक दिन है। अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है और रोज़े का असल मकसद भी अगर हम सोचें ना तो यही है कि हमने अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखना है। ये सारा दिन का एक बड़ा हिस्सा जो हम फाका रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमें भूखे रहकर किसी भूखे का एहसास हो कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। बहुत सारे लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बहुत सारे मुखय्यर हजरात अपने तौर पर लोगों को राशन दे रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, पैसों की सूरत में, ईद गिफ्ट्स की सूरत में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सो अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे लोग रखे हैं दुनिया में जिसकी वजह से आज ये दुनिया चल रही है, जो कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं। ऐसे में अगर हम अखुवत फाउंडेशन का जिक्र ना करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि अखुवत फाउंडेशन एक बहुत बड़ा नाम भी है। अरसा दराज से आवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार। अगर हम देखें तालीम में ज़बरदस्त किरदार, सेहत सहूलियात आवाम को फराहम करने में बहुत ही ज़बरदस्त किरदार। इसके अलावा बच्चियों की शादी, फिर आसान कर्जे जिसको मवाक़ात का नाम भी दिया जाता है, सैलाब ज़दगान की मदद, मतलब हर मैदान में, हर मुश्किल घड़ी में हमने अखुवत को पेश देखा है लोगों के लिए खिदमत सर अंजाम देते हुए। इस माह मुबारक में अखुवत क्या प्लान लेकर आया है, आने वाले क्या प्लान्स हैं, इस पर बात करने के लिए बानी अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे। जिस तरह से आप इस चीज़ को फैलाते चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो रहा है। मुझे ये बता दें, एक लंबा अरसा हो गया आपको अखुवत के साथ जुड़े, लोगों की खिदमत करते, कैसा महसूस होता है? जी, एक ज़िम्मेदारी का एहसास जो होता है, अगर आप ज़िम्मेदारी पूरी कर दें तो फिर आपको खुशी होती है। ये भी एहसास होता है कि यकीनन अल्लाह ताला जो है वो राज़ी होंगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि जो शख्स उम्मीद और यकीन के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है या अल्लाह से दुआ मांगता है तो वो
ये यकीन रखे कि उसकी दुआ या उसका काम कबूल हो गया। तो यही है, 22 बरस 24 बरस गुजर गए, हमारे साथी सुबह शाम दिन रात मौसमों से बेनियाज जाते हैं, लोगों को कभी कर्ज़ हसन पेश करते हैं, कभी तालीम के लिए उनको बच्चों को अपने यूनिवर्सिटी की तरफ बुलाते हैं, कभी हम जो आप कपड़े हमें देती हैं, इस साल वैसे आपके कपड़े नहीं आए तो आप जो कपड़े देती हैं वो देखें, हमारे पुराने कपड़े किसी के नए कपड़े बन जाते हैं। हम बड़ी मोहब्बत से उनको आगे देते हैं, जैसा आपने अपने भाई या बहन को दिया। फिर इसके अलावा ख्वाजा सराओं के लिए हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है, उनकी मदद, उनकी हौसला अफजाई, उनको मोहब्बत का एहसास, उनको अपनाइयत का ये जो एक एहसास। फिर उसके बाद एक हेल्थ क्लिनिक है, फिर फाउंटेन हाउस के साथ मिलकर हम जहनी अमराज के जो से मुतासर लोग हैं उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे काम जो है दरअसल एक ही बुनियादी नुक्ता है कि कभी चैलेंज महसूस नहीं हुआ आपको? हर तरफ यूनिवर्सिटी में अलहदा ख्याल रख रहे हैं, फाउंटेन हाउस की तरफ आपका अलहदा ध्यान चल रहा है, रमज़ान में अगर राशन तकसीम है तो वो एक अलहदा से जिम्मेदारी होती है, तो कभी चैलेंज नहीं हुआ कि इतने सारी मैंने जिम्मेदारियाँ उठा? नहीं, चैलेंज नहीं है, ये खुशी होती है कि कोई भी आप काम कर लें, क्योंकि मैं ये इसी बात पे आ रहा था कि इन तमाम कामों का एक ही मकसद है, एक खूबसूरत माशरे की तश्कील और फिर अपने रब की रज़ा का हसूल। तो इसके लिए आप किसी को पानी पिला दें, रास्ते से पड़ी हुई ईंट उठा के इधर रख दें, गंदगी ना फैलाएं, किसी को सलाम कर लें, किसी की तीमारदारी कर लें, किसी का दिल ना तोड़ें, ग़ीबत ना करें। अभी आप कितनी खूबसूरत बात कर रही थी कि सिर्फ फाका कशी तो नहीं है ना रमज़ान, ये तो एक तरबियत नफ्स है। उस तरबियत नफ्स में ख़ुद पे काबू पाना, गुस्से में ना आना, किसी को गाली गलोच ना करना, ग़ीबत ना करना, चुगली ना करना, तो ये काम भी इंसान की शख्सियत की तामीर करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम और भी है कि अपनी महबूब अशिया या चीज़ें या मालो दौलत किसी को देना। बिल्कुल। इससे जो आपकी जैसे कहते हैं ना कि तरबियत होती है आपके नफ्स की और आपकी अपनी शख्सियत की और किरदार की, तो वो कुर्बानी का जो जज्बा है ना वो आपको बहुत खुदा के भी करीब ले जाता है और आपको भी एहसास। अल्लाह ताला कहता है जितना किसी को दोगे उतना मैं तुम्हें अता करूंगा। मतलब एक सूफी बुजुर्ग का कहना है कि मैं ज़िंदगी भर ऐसे शख्स को ढूंढता रहा जो अल्लाह की राह में देता हो और गरीब हो गया हो। फिर वो कहते हैं नहीं मिला, और फिर कहते हैं ऐसा मिल भी नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि आप खुदा की राह में दें और फिर आपको खुदा उससे कहीं बढ़ चढ़ कर ना दे। तो ये तो काम जो भी हुआ है एक तसल्ली है, लेकिन ज़ाहिर है इतनी तसल्ली नहीं है कि हम कहें कि हम खुदा के हुजूर सुरखरू हो जाएंगे। लेकिन चलें, आपके दामन में, हमारे दामन में जो लोग नेकी का काम करते हैं उनके दामन में चंद फूल तो होना जो वो अपने रब को पेश कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, कुछ आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं मैं उनका जिक्र करना चाहूँगी। अगर हम सबसे पहले सैलाब ज़दगान के लिए जो हेल्प की गई बहुत बड़े लेवल पर की गई, किस तरह ये तमाम चीज़ें मैनेज की, घर बनाना, कपड़े, राशन, बिस्तर, किस तरह सब? जी, ये सैलाब की कहानी मैंने वैसे किताब भी लिखी है, सैलाब की कहानी, कुछ उनकी कुछ हमारी ज़ुबानी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से 30-40 अज़ला में गया, सैलाब जब आया तो लोगों से मिले, खुद गए जाके। पहले हमने रिलीफ का काम किया, फिर हमने रिहेबिलिटेशन का काम किया। तो उसमें अब रिलीफ तो ख़त्म हो गया कि आपने किसी को दवाई दे दी, किसी को खाना दे दिया, किसी को राशन दे दिया, लेकिन उसके बाद जो असल काम है वो रिहेबिलिटेशन का है, यानी दोबारा से कैसे आबाद किया जाए। तो हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 के लगभग हमने घर बनाए। और आप ये भी देखें कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स के ये घर कर्ज़ हसन पे बनाए गए, बगैर सूद के कर्ज़ दिया गया, 2-2, 3-3 लाख रुपए उन्होंने एक-एक 2-2 कमरे बना लिए और फिर वो इज़्ज़त से वापस कर रहे हैं, और वही पैसे जो वापस आते हैं किसी और की ज़रूरत पूरी करते हैं। तो घर बनाए। फिर इसके अलावा हमने जिन लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए थे उनको कारोबारी कर्ज़े दिए, फिर जिन लोगों की फसलें उजड़ गई थी पानी से उनको ज़रूरी कर्ज़े दिए, कोई लाइफ स्टॉक के कर्ज़े दिए। तो एक बड़ा जामे पैकेज था। और ये सारा का सारा जो है हम तो सिर्फ करने वाले हैं ना, करवाने वाला ऊपर बैठा है और वो किसी के दिल में ये दर्द को पैदा करता है कि भाई मुझे अपने भाई की खिदमत करनी है। तो मुझे अहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने सैलाब के दिनों में इतनी बढ़ चढ़ कर मदद की
हुकूमत की मदद अपनी जगह पर, लेकिन लोगों ने जो हमारे जैसे अदारों के साथ मिलकर काम किया वो इंतहाई काबिल सताइश है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सुनते हैं आपका प्रोग्राम, उनका भी शुक्रिया हमें अदा करना है कि वो किस तरीके से उन्होंने अपने इन भाइयों की मदद के लिए हमारे साथ मिल के तावन किया। तो ये पुरानी बात आपने, अब तो खैर पुरानी 1.5-2 साल हो गए, लेकिन ये एक गैर मामूली वक्त था और गैर मामूली जज्बे से इस कौम ने अपने भाइयों की खिदमत की है। बहुत मुश्किल, तो हम यही कहते हैं कि वो जज्बा जिंदा रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, देते रहने से कभी भी कमी नहीं आती। बिल्कुल। रमज़ान के हवाले से किस तरह से कोई अख़ुवत का खुसूसी प्लान होता है लोगों में राशन तकसीम करने का? जी, हम राशन तकसीम करते हैं। लोग हमें कहते हैं कि जी हम एतमाद करते हैं आप पर, तो आप राशन तकसीम करें। तो लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी मेजर एक्टिविटी नहीं होती है। हम ज़रूर करते हैं चीदा चीदा शहरों में या बहुत गरीब इलाकों में। हम कहते हैं कि रमज़ान के दिनों में छोटे कारोबारों को और ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत होती है। बस आप देखिए ना, जो ईद करीब आएगी, कोई मेहंदी वाला बैठा होगा, कोई चूड़ियाँ बेच रहा होगा, कोई जूते बेच रहा होगा, कोई कपड़े बेच रहा होगा, कोई बच्चों के खिलौने बेच रहा होगा, यानी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी। अब इसके लिए किसी लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास सरमाया नहीं होता। आपने चूड़ियों के लिए ही एक रेडी लगानी है तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये तो आपके पास होने चाहिए। अच्छा, वो हो जाए तो वो यकीन करें कि चंद दिनों में वो इतने पैसे कमा लेता है, लोग भी खुशी से। ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है कि जब आप किसी छोटे कारोबार करने वाले से कोई सौदा खरीदें तो ज़्यादा नाप तोल ना करें। हाँ, वो उसको जो मांगता दे दें। मतलब जब आप किसी बड़ी दुकान पे महंगी चीज़ों दामों चीज़ें खरीदते हैं तो लिखे देते हैं, तो इससे उसकी जो है ना, ये उसको हिम्मत अफजाई होगी और आपकी तरफ से खामोश मोहब्बत का इजहार होगा। आपने उसके ऊपर एहसान जताए बगैर उसकी ज़रूरत पूरी कर दी, यही सबसे बड़ी नेकी है। तो इन दिनों में हमारी कोशिश होती है कि हम कोई गालबन 3-4 अरब रुपए के हम कर्ज़े रमज़ान में देते हैं लोगों को, और ये हज़ारों नहीं लाखों लोग होते हैं, तो उनके कारोबार चलते हैं, यानी बाइज़्ज़त तरीके से आप रोजगार कमा सकते हैं। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, मुल्क में वेल्थ क्रिएट होती है। जो चूड़ियाँ बनाने वाला जो है ना, वो पैसे लेके सिर्फ वो नहीं कमा रहा, जिसने उससे चूड़ियाँ बनाई, जिसने बिल्कुल उससे जिसने खरीदी, यानी उसके पीछे भी कई लोग होते हैं, जो है उसमें भी लोग तो ये इस तरह के कारोबारों से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, उसके नतीजे में बज़ाहिर तो ये चंद लाख कर्जे हैं, लेकिन उन चंद लाखों के अलावा भी कई लाख लोग होते हैं जो उस किस्म के कारोबार से मुंसलिक होते हैं। जी बिल्कुल। तो ये है, हम कहते हैं कि वो आदमी को ज़्यादा खुशी होगी अगर वो ईद के आखिरी 4 दिन, रमज़ान के आखिरी 4 दिन कुछ पैसे कमा ले, अपने बच्चों के लिए खिलौने ले ले, उनके लिए कपड़े ले ले अच्छे तरीके से, बजाय इसके कि आप उसको कहेंगे ये लो 2000-4000 रुपये का राशन, तो जिससे उसकी इज़्ज़त नफ्स। तो हम कहते हैं कि ये ऐसे क्रिएटिव वेज़ हमारी कौम ढूंढे कि किसी शख्स को, और ज़रूरी नहीं है कि आपने अख़ुवत को ही पैसे देने हैं, अख़ुवत को आप देंगे तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम 20 साल से कर रहे हैं, 40 लाख घरानों को मदद कर चुके हैं। आप खुद भी तो किसी शख्स को कह सकते हैं, अपने ड्राइवर को कह सकते हैं तो मैं इजाफी पैसे चाहिए, जाओ 2 दिन छुट्टी करो, शाम को जाके ये चूड़ियाँ बेचो, ये फलां कपड़े बेचो, वो तो 8-10 हज़ार रुपये कमा लेगा। आप उसको 10,000 रुपये दे दें कर्ज़े हसन, उसे कौन जाओ चीज़ें खरीद के बेचो, और जो प्रॉफिट अपना रखे और आपकी रकम आपको वापस कर दे। एक हफ्ते का कर्ज़े हसन जो है उससे उस आदमी को 10-20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। तो ये है म्यूचुअल सपोर्ट और मवाख़ात, जिसकी हम तरवीज़ करना चाहते हैं, लोगों को इस तरफ माइल करना चाहते हैं। अगर उनको ऐसे लोग नहीं मिलते तो वो हमारे पास आए, हमें वो अपनी अमानत सौंपें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो मुल्क के दूर दराज इलाकों में जो गरीब लोग हैं उन तक वो पहुँचे। सही। डॉक्टर साहब, इसके अलावा तालीम और सेहत के हवाले से बताइएगा, अख़ुवत किस तरह से? जी, तालीम तो आपको पता है कि हम कहते हैं कर्जा बगैर सूद के, तालीम बगैर फीस के। तो आपको तो मैं दावत देता हूँ ना कि आप आएँ हमारी यूनिवर्सिटी में, बच्चों से मिलें। पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए हुए होते हैं और उनको देखें कि वो कैसे, वो कहते हैं हम आज पढ़ेंगे और 10 साल बाद फीस देंगे। अच्छा। तो वो इसलिए कि वो फीस किसी और के काम आएगी। सही। तो ऐसे ही है ना, ये हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। सब एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होता है? काबिलियत और इस्तेहकाक। सही। काबिलियत होनी चाहिए, उसके बाद ये हो कि भाई उनके पास पैसे नहीं है इतनी बड़ी किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस देने के, तो जो दे सकते हैं फ़ीस वो माँ बाप, वो तो देनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में कारोबार, ये काम, ये तालीमी इदारे भी इसी तरह से चलते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है उनका क्या गुनाह है? उनको मुआशरे के मुखय्यर हजरात ने अपनाना है। सही। वो हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, चलें एक गरीब के बच्चे को भी पढ़ा लें, तो वो मिलजुल के इस दुनिया को खूबसूरत कर देंगे।
तो ये तालीम है। फिर बस आपके अंदर कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, आपकी मदद करने के लिए लोग मौजूद हैं। सेहत सहूलियात भी क्या जी, सेहत में हम ख्वाजा सराओं के लिए हमने मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। फिर हमारा एक अपना छोटा सा डिस्पेंसरी है जिसमें हम गैंग्रीनस फुट की इलाज करते हैं। सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों के डॉक्टर्स ने कहा कि इनके पाँव या टुकना काट दिया जाएगा गैंग्रीन की वजह से, उसकी मरहम पट्टी से अल्हम्दुलिल्लाह वो एम्पुटेशन बच गई। फिर जहनी अमराज के अदारों के साथ हम बहुत मिल के काम करते हैं। फाउंटेन हाउस का नाम आपने सुना होगा, तो उसमें हज़ारों नहीं बल्कि उसमें भी लाखों लोग, आजकल आप देखें ना कि लोग जहनी अमराज का शिकार हैं, तो उसका इलाज भी तो होना चाहिए। ये जो झुंझलाहट, घबराहट, लड़ाई झगड़ा, नाराज़गी, मायूसी, डिप्रेशन, तो उसके लिए हम बहुत काम, हम एक सेहतमंद कौम बनाना चाहते हैं जो फिजिकली मेंटली टफ हो। सही। डॉक्टर साहब, वो मिस हो गया पार्ट मैं पूछना चाह रही थी, क्या खवातीन को भी आसान कर्जे दिए जाते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। घर में वो छोटा मोटा हमारे 42% कर्जे खवातीन इस्तेमाल करती हैं। खवातीन को तो हम जैसे कहते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट, उनका तो इस्तेहकाक इसलिए कि वो हमें ज़्यादा उनकी मदद करना है, वो ज़्यादा इस्तेहकाक रखते हैं, उनकी ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए। किसी भी अच्छे माशरे में अगर ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं होती तो वो अच्छा मुआशरा नहीं हो सकता। बेशक ऐसे, बेशक ऐसे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आगे के मज़ीद आपके प्लान्स क्या हैं? मुखय्यर हजरात से आप क्या कहना चाहेंगे जो अक़ुव्वत का साथ देना? जी देखें, आगे इन्हीं अज़ाइम के साथ चलते हुए इन्हीं मंसूबों को हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। पाकिस्तान में हम कहते हैं कि जब तक एक शख्स भी गरीब है हम सब गरीब हैं। हमें पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा ना हो जो ये कहे कि मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे पास सरमाया नहीं है। कोई शख्स ऐसा ना हो जो कहे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और उसको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखिला ना मिले। तो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हम पूरे पाकिस्तान को एक एक शख्स, एक एक बहन, बेटी, माँ, किसी की आंख में आंसू ना आए। तो उसके लिए ये सारा लोगों की मदद से ही हो सकता है। लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है? ओवरसीज का रिस्पांस कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। मतलब यही तो उम्मीद है ना। मैं ये बातें इतनी उम्मीद से, इतने यकीन से इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पीछे लोगों की जो मुखय्यर हजरात और दर्द दिल रखने वाले लोगों की ताकत है। बिल्कुल सही कहा। तो हमें पता है कि वो लोग देते हैं। बस आपकी तवस्सुत से हम उनको याद दहानी करवा रहे हैं कि ये महीना है जिसमें जितनी सखावत की जाए वो कई 100 गुना बढ़ जाती है उसकी तासीर। तो आप दें, हमारे तालीमी प्रोग्राम के लिए ज़कात दें, कर्ज़ हसन के लिए सदक़ात दें, जो भी देना चाहें अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। तो किसी अदारे को भी दे दें, लेकिन दें ज़रूर, खुद किसी को ढूंढ के दे दें। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि भिखारीपन को प्रमोट ना करें। ये भिखारीपन जो है ना, इससे लोगों की इज़्ज़त नफ्स भी मजरू होती है और वो जिसे कहते हैं ना एक प्रोडक्टिव पार्टनर नहीं बनते सोसाइटी का। तो उसको कर्ज़ हसन दें, काम करवाएं, मेहनत करवाएं। या किसी बच्चे को आप कहें कि मैं तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस देता हूँ, कॉलेज की फ़ीस देता हूँ, तो इसी तरह से काम, इसी तरह से मुआशरे। और यकीन माने अल्लाह ताला को ये आपका अमल बहुत पसंद है। अता करने वाली ज़ात उसी की है, आप बस किसी का वसीला बन जाते हैं। बाकी खुदा ने तो वादा किया है कि दुनिया पे जो भी आएगा उसकी जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने, उसके लिए कोई ना कोई वसीला तो बनाना ही है। ये उस खुदा का वादा है। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।